ऑल राइट, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, और आई गेस ये इसका थर्ड पार्ट होने वाला है, ये थर्ड लेक्चर होगा। और मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था आपको कि वी विल ट्राई, कोशिश करेंगे कि कम से कम पार्ट्स में ये चैप्टर को कवर कर दिया जाए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पार्ट्स भी रहते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स को देखने में थोड़ा लेज़ीनेस होता है, थोड़ा कंटाल आता है देखने में। तो मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में मैं ये चैप्टर को कवर करूं। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में तो हमने इंट्रो वाला पार्ट कर लिया था, राइट। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट पार्ट में ही हो गया था हमारा पूरा। मैंने टेबल डीप में एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये टेबल आप लोग को याद हो गया तो मतलब हाफ चैप्टर आपका डन है, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो ये टेबल में ही है। तो ये टेबल मैंने बहुत अच्छा कराया है, इसको आप प्लीज़ जाके चेक करो। और बिल्कुल टेक्स्ट बुक में आप लोग को पेंसिल लेके बैठना है और मार्किंग शुरू करनी है। लेक्चर शुरू होता है, मार्किंग शुरू करनी है। अभी मैंने बताया ना वो टेबल इंपॉर्टेंट है, बस वहाँ पे आपको पेंसिल से राइट टिक करना है और लिखना है इम्पॉर्टेंट, IMP करके ऐसा आप लिख सकते हो, IMP, ठीक है। तो ये आप लोग को एक कभी आप भूल जाओगे या फिर कभी रिवीजन करने बैठोगे तो वो इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें आप लोग रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है, वापस से याद कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हमारा मोनेरा शुरू हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा कवर किया था और वो मैंने आई थिंक बेस्ट तरीके से समझाया है और बिल्कुल ही टेक्स्ट बुक के ही लिमिट्स में मैंने वो सिखाया है। प्लीज़ आप लोग को चेक करने की ज़रूरत है वो वाला पार्ट, बिकॉज़ ये वाले चैप्टर को बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया जाता है बहुत सारे कोचिंग में। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो बहुत जगह इसको बहुत लेंदी पढ़ाया जाता है, या तो फिर ऐसा पढ़ाया जाता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हिडन होती है ना वो रह जाती है। तो मगर मैंने क्या किया है, मैंने सारे क्वेश्चंस के इसमें देखा, मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स चेक किए कि कौन से पार्ट्स में से आ सकता है। छुपे हुए लाइंस जो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए उसके अंदर से ही आपके सामने वो स्टेटमेंट पड़ा है, लेकिन उसी के अंदर से क्वेश्चन बन के आ रहा है, आप लोग का ध्यान जाता नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने हाईलाइट करके आप लोग को वीडियो में समझाई है। यू रियली नीड टू चेक दैट वीडियो, ठीक है। ये पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये पूरा पार्ट हो गया था आई गेस, पूरा लास्ट तक के हमने कर लिया था, ठीक है। नाउ वी वर गोइंग टू स्टार्ट विथ किंगडम फंजाई, ऑल राइट, ठीक है। तो शुरू करते हैं किंगडम फंजाई से, ठीक है। तो ये अभी हमारा शुरू होने जा रहा है क्या, किंगडम फंजाई। इसको मैं मार्क कर देती हूँ। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट के नज़रिए से देख रहे हो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कैरी करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस, हर एक अपने क्लासेस का वो फीचर्स दिया हुआ है। वैसे ही एनिमल किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वैसे ही जो प्लांट किंगडम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको छोड़ने नहीं है जिसके अंदर एग्जाम्पल्स भरे हो, वो चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। कहाँ गया, ठीक है। तो किंगडम फंजाई शुरू कर रहे हैं, ऑल राइट। ये लेते हैं, ठीक है। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि फिट हो जाए स्क्रीन पे ये, राइट, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई टोटली हेट्रोट्रॉफिक है। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। ये टोटली क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। जस्ट अ सेकेंड, हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता होगा। ये बिल्कुल भी खुद का खाना खुद से बनाना, ये वाला चीज़, ये फीचर इनके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, ये बिल्कुल इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये टोटली दूसरे लिविंग थिंग्स या दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। चालू है ना, राइट, ठीक है। तो ये टोटली क्या होते हैं, दूसरी चीज़ों पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या फिर दूसरी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर पे ये डिपेंडेंट होते हैं। इट कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। दे शो
ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, उनके शेप्स वगैरह में, और उनका रहन सहन बहुत बहुत तरीके के डिफरेंसेस कैरी करता है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स, देखा ही होगा। फंजाई क्या है, कुछ नहीं, बस फंगस जो ग्रो हो जाता है ना, आप कभी कभार उसको देखते भी हो, वो बहुत ही यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, और जब ग्रो होते हैं शुरुआत में आपको दिखाई नहीं देंगे, जब उनकी कॉलोनीज बनना शुरू हो जाती है उसके बाद में वो विजिबल हो जाते हैं। तो आप लोग ने मॉइस्ट ब्रेड का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि ब्रेड जो है एक्सपायरी डेट से ज़्यादा अगर आप रखोगे या फिर ओपन छोड़ दोगे, अगर पैकेट में भी रहता है और अगर एक्सपायरी उसकी चली जाती है तो उसके अंदर आप देखोगे ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के कुछ ऐसे कॉटन नरम नरम चीज़ें ग्रो होने लगती है, कॉटन जैसी, कापूस जैसी। वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज होती है। क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज होती है, जिसको हम नॉर्मली फंगस कहते हैं। तो ये फंगस किसको बिलोंग करता है? किंगडम फंजाई को। बस यही चीज़ है, ये आप लोग को एक ऐसा वर्चुअल व्यू मैंने बता दिया कि फंजाई होता क्या है। आप लोग ने सबने देखा है, आप टेक्स्ट बुक में कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? तो इतना डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रॉटन फ्रूट्स, खाना सड़ जाता है, फ्रूट सड़ जाते हैं, फ्रूट्स में भी आपने फंगस देखे होंगे। द कॉमन मशरूम यू ईट, मशरूम्स खाते हैं ना हम, तो वो मशरूम भी क्या है? फंजाई है, ठीक है? वो कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? किंगडम फंजाई को। वो खुद एक फंगस है, ठीक है? और टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। अब ये मशरूम और टोडस्टूल्स में फ़र्क क्या है मैम? तो मशरूम जो है ना एडिबल होते हैं, उनको आप देखोगे सूप बनता है मशरूम का, बहुत सारी डिशेस बनती है, मशरूम खाए जा सकते हैं। लेकिन टोडस्टूल्स क्या होते हैं ना? पॉइजनस मशरूम्स होते हैं। टोडस्टूल्स आर ऑल्सो मशरूम्स बट दे आर नॉट एडिबल, ठीक है? वो क्या करते हैं? सीवियर इलनेस पहुंचा सकते हैं। तो टोडस्टूल्स भी फंजाई ही है, लेकिन मशरूम ही है वो, लेकिन वो एडिबल नहीं होते। बस इतना डिफरेंस याद रखना है। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड लीव्स आपको पता है क्या होता है? सरसों का साग भी कहते हैं उसे, सरसों की पत्तियां कहते हैं। उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स ऐसे जब सड़ने लगती है ना वो पत्तियां, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर के दाग दिखाई देते हैं। दे आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। पैरासिटिक फंगस कैसे हुआ बेटा? पैरासिटिक फंगस का ये मतलब है कि वो सारे फंगस जो आपको ब्रेड पे मिल रहे हैं, जो आपको सड़े हुए फ्रूट्स पे मिल रहे हैं, कभी आप देखोगे गेहूं पे भी मिलते हैं जिसका रस्ट हो जाता है ना, ठीक है? उसके फंगस को हम पुसीनिया कहते हैं, ठीक है? तो ये सारे पैरासिटिक है। पैरासिटिक का ये मतलब होता है कि वो कोई दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर रहे हैं और उसको खा के वो जिंदा रह रहे हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली अटैक कर रहे हैं, तो वो पैरासिटिक हो गए। सम यूनिसेलुलर फंजाई, एग्जाम्पल यीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई हैव टू मार्क दिस विद अ डिफरेंट कलर। सम यूनिसेलुलर फंजाई, एग्जाम्पल यीस्ट, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मत भूलो। पूरे फंजाई किंगडम में सिर्फ एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर फंजाई का है, और आपको यूनिसेलुलर फंजाई और कहीं नहीं मिलेंगे, और वो एग्जाम्पल है ईस्ट का। ईस्ट कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है? ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। यस, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। ईस्ट जो होता है डो वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है? जो बेकरीज वाले होते हैं वो केक्स में या फिर पाव वगैरह बनाते हैं, डो बनाते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है ना, आप उसको डो में यूज़ करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, वो गैसेस रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका डो फुला हुआ लगता है, ठीक है? तो आपने देखा है जो आप पाव वगैरह खाते हो, नान खाते हो, वो थोड़े फूले हुए होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंगस, ठीक है? दे आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, जैसे मैंने बताया ब्रेड में भी यूज होता है, बियर में भी यूज होता है, ठीक है? और दूसरा, अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब ये क्या है? ये टोटली पैरासिटिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो वीट है ना, इसके ऊपर ये अटैक करता है, ये फंगस इसके ऊपर, ये फंजाई जो होता है इसके ऊपर अटैक करता है और पूरी तरह वीट की पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इतना बुरा होता है, और ठीक है? तो ये क्या है? पुसीनिया, इसका क्या एग्जाम्पल आएगा? पुसीनिया, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एक जगह आप देख रहे हो कि डिजीज कॉजिंग है, मतलब डिस्ट्रक्शन कर रहा है, और एक जगह आप ये भी देख रहे हो कि फंगस जो फंजाई होते हैं वो बहुत मेडिकल यूजेस भी होते हैं उनके, मतलब वो ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं।
मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया है कि ये एंटीबायोटिक्स की तरह काम आते हैं। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज पेनिसिलियम। तो मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा ये चैप्टर जो है एग्जाम्पल से भरा हुआ है, तो आप लोग को क्या करना है, बस पढ़ते जाना है, समझते जाना और इसके एग्जाम्पल्स को याद करते जाना है। ये आपका चैप्टर 60 to 70% सिर्फ एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब मैंने पहले भी बताया है, लास्ट वीडियो में भी बताया है, क्योंकि बैक्टीरिया जो मोनेरा किंगडम होते हैं वो भी कॉस्मोपॉलिटन थे, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। वो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ये हर जगह पाए जाएंगे। आप इसको ड्राई प्लेसेस में ढूंढो, वहाँ पे फंगस मिलेंगे, ह्यूमिड प्लेसेस में ढूंढो, वहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट प्लेसेस में ढूंढो, एक्वाटिक हैबिटाट्स में ढूंढो, ये हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। एंड अकर इन एयर, एयर में भी मिल जाएंगे, वाटर, सॉइल एंड on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid places. तो मेजॉरिटी आपको कहाँ मिलेगी, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में, मतलब जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा वार्म प्लेस हो, थोड़ा ह्यूमिड मतलब थोड़ा सा वहाँ पे मॉइस्चर हो, ठीक है, वैसी जगहों पे ये मिल जाता है। अब इसी वजह से यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा है, Have you ever wondered, just a second, Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? अब यही मैं क्वेश्चन आप लोग को पूछने चाह रही थी, यही लिखा है टेक्स्ट बुक में, इसीलिए हम फ्रिज के अंदर खाने को रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सारी चीज़ें जो होती है, जो इन्फेक्शंस पहुंचा सकती है, खाना खराब कर सकती है, ये सब चीज़ें आप लोग को ज़्यादातर बाहर आप रखोगे, एयर में, ऑक्सीजन में, तो वहाँ होगी। अब फ्रिज में कैसा होता है, टेम्परेचर पहली बात तो लो होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी एयर बाहर पास आउट नहीं हो सकती, वेंटिलेशन होता है वो अलग है, लेकिन जो टेम्परेचर वहाँ पे बनाए रखते हैं फ्रिज में, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ ग्रो हो नहीं सकती, वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और वो बिल्कुल भी वार्म प्लेस नहीं होती है, राइट। फ्रिज कैसा होता है, एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे होता है वो, राइट। तो जिसकी वजह से वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया और फंगस ग्रो नहीं हो सकते, ठीक है। Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. अब आप ये भी सोचोगे कि मैम हमने पढ़ा था बैक्टीरिया तो आइस मतलब आइसी प्लेसेस पर भी मिलते हैं, पूरे जहाँ पे स्नो होता है, ठंडी जगह होती है, तो वो फ्रिज में भी तो हो सकते हैं। तो यस, हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम, और वो भी ऐसे जो इन्फेक्शंस नहीं कॉज करेंगे, जो खाना खराब नहीं करेंगे, ठीक है। वो टेम्परेचर पे आपके कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, या तो वो मर जाएंगे, दे बिकम डेड, या तो फिर वो इन्फेक्शियस नहीं होंगे, ठीक है, वो खाना नहीं सड़ाएंगे, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, फिलामेंटस का मतलब होता है लॉन्ग। कैसे होते हैं ये, लॉन्ग होते हैं, ऐसे होते हैं ये, लेट मी शो यू, ऐसे मिलेंगे आपको लॉन्ग, ठीक है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे लॉन्ग, तो ये होते हैं फिलामेंटस, ऐसे होते हैं ये फिलामेंटस, ऑल राइट। सो फिलामेंटस का यही मतलब होता है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज हाइफे, ठीक है। तो इनकी बॉडी को एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। तो जो भी हाइफे का मतलब ही यही होता है कि वो उसकी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एक हाइफे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइफे का डेफिनेशन ही यही है, लॉन्ग, ठीक है, स्लेंडर और क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि ये पूरी तरीके से लग रहा है, ठीक है, लग रहा है ना, ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज व्हाट, माइसीलियम। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है और आप लोग को बिल्कुल पेंसिल लेके बैठ ही जाना चाहिए अब तो, और इसको मार्क करना शुरू करना है आपको, ठीक है। देन नेटवर्क ऑफ हाइफे, अभी हाइफे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, फंजाई की बॉडी को हम क्या कहते हैं, हाइफे। हाइफे मतलब क्या, लॉन्ग थ्रेड लाइक, ठीक है, और स्लेंडर स्ट्रक्चर, स्लेंडर मतलब एकदम नाजुक सा स्ट्रक्चर होता है उनका, हवा के साथ मूव कर सकते हैं वो, ठीक है, दे कैन नॉट रिमेन स्टिल, ऐसे एक जगह खड़े नहीं रह सकते, वो हवा के साथ में मूव करते रहेंगे, ऐसे होते हैं स्लेंडर स्ट्रक्चर, ऑलराइट। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज व्हाट,
माइसीलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कंटिन्यूअस ट्यूब्स का क्या मतलब होता है ये बताती हूँ मैं, ठीक है। दे आर फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। पहले ये लाइन समझो कि एक कंटिन्यूअस ट्यूब्स वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई सेप्टे ये वर्ड भी आगे आ रहा है। सेप्टे का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन नहीं मिलेगा, मतलब मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो बोला क्या है यहाँ पर, सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स। कंटिन्यूअस ट्यूब्स कैसे बनेंगे, ऐसे, एक सेकेंड, ठीक है। कंटिन्यूअस ट्यूब्स बोला है आप लोग को, इस तरीके से कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं। लेकिन ठीक है, ये एक हाइफे का कॉलोनी बन रहा है, लेकिन इसके बीच में ना ये क्या नहीं है, सेपरेशन नहीं है। क्या नहीं है, सेपरेशन नहीं है। देखो ये जो पार्ट है इसको आप कट करो तो आपको समझेगा, सेपरेशन खत्म। तो ये जो है ट्यूब्स बनते जा रहे हैं अपने आप में ही, ठीक है। कैसे देखोगे आप इसको, ऐसे देखो, ये ट्यूब्स बनते जा रहे हैं अभी। अब इसके अंदर सेपरेशन दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जो है ट्यूब्स तो बन गए लेकिन सेपरेशन है नहीं है। तो ये कैसे हो जाते हैं, ये एक पूरा ग्रुप है हाइफे का जो कि एक सिंगल हाइफे जैसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसके अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पूरे एक माने जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहेंगे, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का दूसरा नाम आगे आने वाला है, वो मैं लिख के बता देती हूँ, सिनोसाइटिक। क्या कहते हैं हम इसको, सिनोसाइटिक कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच स्टेटमेंट विथ यू, ठीक है। तो आप लोग का भी यही काम बनता है कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ व्हाट, फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है उनका वो कैसा हो रहा होता है, फ्यूज हो रहा होता है एक दूसरे के साथ में, तो इसलिए न्यूक्लियस कैसा हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड। दीज आर कॉल्ड एज सिनोसाइटिक हाइफे। इसको क्या कहेंगे हम, सिनोसाइटिक हाइफे। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, ठीक है। कुछ में सेप्टे आ जाते हैं। सेप्टे का मतलब सेपरेशन, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। सेप्टे का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, ठीक है, ठीक है। सेपरेशंस देखने को मिलेंगे, तो ये हो जाता है क्या, सेप्टेट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेप्टेट, और एक होता है असेप्टेट। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ये वर्ड आप लोग को याद रखना है। सेप्टे मतलब सेपरेशन, क्रॉस वॉल्स भी मतलब सेपरेशंस। तो उनके बीच में आप लोग को वॉल्स देखने को मिलेगी। तो वो कैसे बनेंगे, वो ऐसा पूरा एक सिंगल हाइफे है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हाइफे हैं और उसके अंदर सेपरेशंस भी बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशंस भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेप्टेट हाइफे कहेंगे, ठीक है। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। उनमें क्या मिलेगा हमको, काइटिन मिलेगा और पॉलीसेक्राइड्स मिलेगा। वेयर एज हमने जब प्लांट्स की बात की थी, टेबल में जब बात की थी, तो प्लांट्स में क्या मिल रहा था, सेल्यूलोज मिल रहा था। तो फिर मैम मोनेरा में भी तो सेल वॉल्स होते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो बेटा आप लोग जाके पीछे रिवाइंड करो, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स के साथ में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स। और फंगस में, फंजाई में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, पॉलीसेक्राइड्स तो है लेकिन उसके अंदर उसके साथ साथ काइटिन देखने को मिल रहा है। काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक यूनिक फीचर है फंजाई का जो कि सिर्फ सोलली फंजाई में ही मिलेगा। एनिमल किंगडम में भी काइटिन की बात होती है, आर्थ्रोपोड्स में मिलता है ये, ठीक है। तो लेकिन आप लोग को फंजाई में ये याद रखना है कि ये जो सेल वॉल होते हैं, प्लांट में सेल्यूलोज, फंजाई में काइटिन और मोनेरा में, दैट इज बैक्टीरिया में, पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट एवरी फंजाई इज हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, ठीक है। कुछ जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक रहते हैं, वो मतलब वो डेड सबस्ट्रेट्स पे अटैक करते हैं। डेड सबस्ट्रेट्स में से अभी जैसे पत्ती गिर गई, पत्ती में भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, राइट। तो वो ऑर्गेनिक मैटर पे जो अटैक कर रहे हैं, जो फीड कर रहे हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। आपको पता होगा सैप्रोफाइट्स का मतलब, सैप्रोफाइट मतलब सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वो दैट फीड ऑन डेड सबस्ट्रेट्स। डेड सबस्ट्रेट्स में क्या आ गया, पत्ती गिर गई,
ठीक है, कोई फ्रूट हो गया, ठीक है, और फिर कोई जानवर मर गया, ठीक है, तो कोई इंसेक्ट मर गया तो उसके ऊपर जो फंगस लगते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। Those that depend on living plants and animals are called as what? Parasites। अब अभी पैरासाइट्स में और सैप्रोफाइट्स में अगर आप लोग कंफ्यूजन होता है तो पैरासाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है, आई गेस 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ रखा है, कि आप पढ़ते हो लाइस जो होती है, जो बालों में जुएं लगती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है पैरासाइट का, क्योंकि ये हमारे सर में का खून पी पी के बड़ी होती है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता ही होगा, हर किसी को ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है। तो ये लाइस का एग्जाम्पल जो है, इसको आप बिल्कुल बिल्कुल पैरासाइट्स के साथ में मैच कर सकते हो और वैसे याद रख सकते हो। अभी जो लाइस होती है वो क्या कर रही है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रही है, राइट। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हमारा वो सर का खून क्या करती है? फीड करती है, वो खाती है, वो खून को पीती है और उससे ग्रो होती है। तो वो क्या हो गई? पैरासाइटिक हो गई, ठीक है। वो कैसी हो गई? पैरासाइटिक हो गई। तो इसलिए आप हमेशा ये याद रखोगे, पैरासिटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, और सैप्रोफाइटिक उसका एकदम अपोजिट, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है। इस तरीके से आप लोग उसको, अभी लाइस जो है फंगस नहीं है, ठीक है, दैट इज एन आर्थ्रोपोड्स में आ जाएगी वो, ठीक है, वो जो है फंगस नहीं है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो लीव एज सिम्बायंट्स, ठीक है। सिम्बायंट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने पढ़ चुका है। लाइकेंस का आई गेस ये आगे के एक और एक चैप्टर में है, कि एनवायरमेंट के रिलेटेड चैप्टर है, उसमें भी है, और यही चैप्टर के आगे वाले पार्ट में हम सिम्बायंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन एसोसिएशन विद अलगे एज लाइकेंस एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरिजा। लाइकेंस इनको हम कब कहेंगे? सिम्बायंट्स मतलब कि ये दो ऑर्गेनिजम्स, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलके रहते हैं, उसको हम सिम्बायंट्स कहते हैं। मतलब क्या? एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसी के अंदर या उसी के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म रह रहा है, लेकिन वो दिखने में ऐसे लगेंगे कि दोनों एक ही चीज है, वो एक ही चीज दिखेगी, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि वो दो अलग अलग चीज एक साथ रह रही है। तो इसीलिए हम इसको सिम्बायंट्स बोलते हैं, क्योंकि दे लीव टुगेदर विद एसोसिएशन। अब वो साथ कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? व्हाई डोंट दे फाइट? वो कंपटीशन नहीं होता क्या उनके अंदर, कौन खाना खाएगा, क्या करेगा? नहीं होता। सिम्बायोसिस इसी को बोलते हैं। एल्गे और जब फंजाई का जो सिम्बायोसिस होता है, उसे हम क्या टर्म देते हैं, क्या वर्ड देते हैं? लाइकेंस। और जब वही सिम्बायोसिस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में आपका क्या आ गया? जिम्नोस्पर्म्स आ गए, ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स आ गए। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जिम्नो और एंजियो, ठीक है, ये इसके साथ में जो मिलेंगे आपको, वो कौन से होंगे? वो माइकोरिजा होंगे, ठीक है, उनके रूट्स में मिलते हैं, ठीक है। कौन मिलता है? फंजाई मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत सिंपल टर्म्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि फंजाई के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। फंजाई अगर एल्गे के साथ में बनाएगा तो उसको हम लाइकेंस कहेंगे, और अगर वो हायर प्लांट्स के साथ में बनाएगा, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में बनाएगा, तो उसको हम माइकोरिजा कहेंगे। माइकोरिजा पे भी आगे पूरा चैप्टर है, पूरा उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रोसेस वगैरह, कैसे वो रूट्स में क्या काम करता है, वो पूरा आगे के चैप्टर्स में आएगा। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, अभी शुरू करते हैं आगे का पार्ट। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से इसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू हो रहा है कि फंगस में रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव मीन्स मतलब, देखो वेजिटेटिव जो है इसको आप असेक्सुअल के साथ में फ्यूज कर देते होंगे, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक असेक्सुअल है, क्योंकि उसके अंदर कोई सेक्सुअल प्रोसेस, मियोसिस वगैरह जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो है फ़र्क ये होता है असेक्सुअल में, कि असेक्सुअल और वेजिटेटिव में ये फ़र्क होता है कि वेजिटेटिव जो है मेनली उनके वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा होता है, उसके अंदर स्पोर्स या मतलब ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो डायरेक्टली किधर से हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन, मतलब बॉडी पार्ट्स के कोई भी नॉर्मल पार्ट से हो सकता है, ठीक है। फिजन मतलब दो फंगस मिल रहे हैं फिर ग्रो कर रहे हैं, तो ये फिजन आपने पढ़ा ही होगा। और बडिंग तो पता है, अभी ये पोटैटो में भी हमको बडिंग देखने को मिलती है, कोई एक पार्ट से जो है बर्ड्स निकल आते हैं, ये आप लोगों को फंगस में देखने को मिला ही होगा। ईस्ट में भी बडिंग होती है, ठीक है। तो ईस्ट क्या है? फंजाई है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स।
स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? जो स्पोरेंजियम एक कवरिंग होती है, ठीक है। स्पोरेंजियम क्या होती है? कवरिंग होती है। तो स्पोरेंजियम के अंदर से जो स्पोर्स निकल के आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। कोनिडिया ये असेक्सुअल स्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर्स ये असेक्सुअल स्पोर है, और जूस्पोर्स भी कैसे है? असेक्सुअल स्पोर्स है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उनके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? oospores, ascospores और basidiospores। अब बोलोगे मैम इतने सारे स्पोर्स के नाम है, इसको हम कैसे याद रखें? तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और वही मेन प्रोसेस है, ठीक है। आगे जाके वही इवॉल्व होके आया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हेड होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, उसके अंदर आप लोग को कितने तरीके के स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं? 3 तरीके के। कौन से? ए, बी और सी, ए, बी और ओ, ए, बी और ओ, ठीक है। एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और oospores, इस तरीके से याद रखो। सी इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? सी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो सी कहाँ प्रेजेंट है? सी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाकी के जितने भी स्पोर्स है वो असेक्सुअल में आ जाएंगे। हमारे पास में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स याद रखो, वो ए, बी और ओ है, सी नहीं है। ए क्या? एस्कोस्पोर्स, और बी से आता है बेसिडियोस्पोर्स, और ओ से आता है oospores। तो बाकी के कौन से स्पोर्स बचे? देखो, कोनिडिया बच गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स बच गया, और जूस्पोर बच गया। तो ये किसके पार्ट हो गए? असेक्सुअल स्पोर्स के। इस तरीके से याद रखो आप लोग, एक्सेप्शंस को याद रखो, तो बाकी सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। बाकी दूसरी चीजें आप दूसरे इसमें छोड़ सकते हो, उसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती आपको। अभी जूस्पोर्स का एक फीचर याद कर लो कि ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल, मतलब इनके पास में क्या होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजेला। All right. The various pores are produced in distinct structures which are called as what? Fruiting bodies. बहुत अलग अलग तरीके के स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं वो एक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है। देखो, कहाँ एक्सप्लेन करूँ? यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, आप लोग का ये समझो फंगस है, ठीक है। ये फंगस का बॉडी है, ये हाइफे है, इसके ऊपर कुछ ग्रो होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अब इसके अंदर, इसके ऊपर जो ग्रो होगा ना, ये होते हैं आपके स्पोर्स, ठीक है। ये होते हैं क्या? स्पोर्स। इसको हमने क्या नाम दिया? ये होते हैं हाइफे। ये क्या होंगे? हाइफे। तो ये क्या है मैम? ये होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, ये होते हैं क्या? फ्रूटिंग बॉडीज। इसके अंदर या तो इस तरीके से अंदर ग्रो होंगे, तो इसको हम बोलते हैं एंडोजीनस। इसको क्या बोलेंगे? एंडोजीनस बोलेंगे। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल आता है एक्सोजीनस का। एक्सोजीनस में क्या होगा? ये आपका हाइफे प्रेजेंट है, इसके ऊपर बन गई फ्रूटिंग बॉडीज। एक्सोजीनस का मतलब होता है इस तरीके से बाहर की तरफ बन रहा है विदाउट कवरिंग, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोजीनस स्पोर्स, ठीक है। एक्सो मतलब आउटसाइड, जीनस मतलब कि रिलेटेड टू जीन्स, मतलब गैमीट्स, मतलब क्या? स्पोर्स, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज दोनों में प्रेजेंट है। और ये चीज आप लोग को दूसरी याद रखनी है, इसका मैं कलर बदल के बताती हूँ, पूरा नहीं तो मिक्स हो जाएगा। हाँ, ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग जो बन रही है ना ऊपर, इसको हम क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजियम या तो फिर स्पोरेंजिया। जो हमने बताया, इसके स्पोरेंजियम के अंदर जो बन रहे हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? स्पोरेंजियोस्पोर्स। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ रही होगी कि कैसे मैंने फ्रूटिंग बॉडीज बनाया। ये हाइफे है, मतलब ये उसका बॉडी है, ये फंगस का बॉडी है, ठीक है। उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बन रही है और फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स ग्रो होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को इसको याद रखना है।
अभी देखो सेक्सुअल साइकिल जो होता है बेसिकली, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनका होता है वो 3 स्टेप में होता है, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल इनका 3 स्टेप में होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स। मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल का एक एग्जाम्पल भी मैंने अभी पढ़ाया, जैसे आता है ज़ूस्पोर्स, ठीक है। ज़ूस्पोर्स कैसे है, मोटाइल है, ये मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया है। हर एक छोटी सी छोटी चीज को याद करते हुए चलो, नीट आपका ही है, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स विच इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लाज्मोगैमी। देखो वर्ड्स को तोड़ो और याद करो, आप लोग को दूसरा और कोई दिमाग चलाने की जरूरत है ही नहीं, समझो। प्लाज्मो मतलब रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल में साइटोप्लाज्म भरा होता है ना, तो वो प्लाज्मोगैमी, गैमी का क्या मतलब होता है, फ्यूजन, ठीक है। तो प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो क्या फ्यूज हो रहा है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला इनका स्टेप क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्या, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई विच इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। अभी गैमी का मतलब वापस क्या होता है, फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे कैरियो का क्या मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियाई। कैरियो का क्या मतलब होगा, न्यूक्लियाई, ठीक है। मियोसिस इन जाइगोट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, मियोसिस इन जाइगोट। अभी देखो 2 सेल थे, यहाँ पे मैं समझाती हूँ, अभी मैं कहाँ समझाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, यहाँ समझाती हूँ। देखो 2 सेल आपके पास थे जो कि हैप्लॉइड नेचर के थे, ठीक है। कभी भी अगर 2 सेल फ्यूज हो रहे ना, तो वो वैसे डिप्लॉइड नेचर के नहीं हो सकते, स्पेशली व्हेन दे वांट टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट फॉर्म करना है तो वो कभी भी डिप्लॉइड नेचर के नहीं हो सकते। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है, ये एक सेल है, देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और दूसरा ये एक सेल है, ठीक है। समझो ये मोटाइल गैमीट्स है, गैमीट्स की बात हो रही है। गैमीट्स कैसे होते हैं, एन होते हैं ना, एन होता है, ये भी एन है, ये भी एन है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके हाफ कर दिए हमने, हैप्लॉइड नेचर के ये। इसमें आगे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इस तरीके से ये हो गया फ्यूजन। ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। तो क्या बच गया अभी इसके अंदर, क्या बच गया अभी, न्यूक्लियस फ्यूज होना बाकी है, ठीक है। ये बना दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अभी तक के फ्यूज नहीं हुए हैं। आगे क्या होगा, आगे देखो क्या होगा, आगे सब फ्यूज हो गया, एक बन गया, ये बना एक। अब इसमें इसका क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, राइट। 2n मतलब ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, बना जाइगोट, जाइगोट बना ये। इसी तरीके से इसको हम क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। जाइगोट फॉर्म हुआ। तो ये चीज समझो, ये 2 क्या थे आपके पास में, गैमीट्स थे, क्या थे, गैमीट्स। इसके अंदर आपने फ्यूजन शुरू किया, ये होता है प्लाज्मोगैमी। इसके बाद में आपने क्या किया, कैरियोगैमी किया, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, एक सिंगल चीज बन गई, मतलब क्या बन गया, वो जाइगोट बन गया, ठीक है। इस तरीके से मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अभी ठीक है, स्पोर्स बनाना है इनको, ये जाइगोट में, ये जाइगोट बन गया, ठीक है। ये जो जाइगोट बन गया, इसके अंदर से अभी स्पोर्स निकालने हैं। तो स्पोर्स निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस अंडरगो करना पड़ेगा, ताकि वो क्या बन जाए, एन क्रोमोसोम्स वाले स्पोर्स बन जाए, राइट। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन व्हाट, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले जो है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी, ठीक है। या तो गैमीट्स दोनों भी मोटाइल होंगे, मोटाइल मतलब क्या, उनका लोकोमोशन वो कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल मतलब वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म्स क्या है, बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो अंदर का प्लाज्मा फ्यूज हो रहा है, गैमी का मतलब फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई विच इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरियोगैमी, ठीक है। वर्ड्स को
अगर आप लोग याद रखोगे, वर्ड्स का मीनिंग अगर आप समझ जाओगे, देन दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट। ठीक है, जब आप कोई चीज को रटाफाई करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं आके ब्रेक हो जाओगे, कहीं पे आकर अगर आपका लिंक टूट रहा है ना, तो आगे की पूरी चीज आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप समझ समझ के पढ़ोगे तो आप उसको दिमाग में उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वो चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में जो है एक जगह सेट हो जाती है। कोई चीज का आपको मतलब पता चल जाता है तो आपको उसको याद नहीं करना पड़ता, आप उसको समझ लेते हो। ठीक है, तो उसको आपको याद नहीं करना पड़ता। अब जैसे आपको पता है कैरियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियाई है, और गैमी जब भी लगता है मतलब वो चीज का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे कैरियोगैमी लिखा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियाई का फिजन हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने लास्ट पॉइंट समझाया, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। हमको क्या करना है, स्पोर फॉर्मेशन करना है। ये हम उसका सेक्सुअल साइकिल पढ़ रहे हैं। स्पोर फॉर्मेशन मतलब हमारा स्पोर्स जो होगा वो कैसा होगा, एन नेचर का होगा, मतलब क्रोमोसोम्स उसके हाफ होंगे, हैप्लॉइड नेचर का होगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा इन द जाइगोट। ठीक है, यहां तक समझा। नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है यहां से, जस्ट अ सेकेंड। When a fungus reproduces sexually, अभी sexually जब वो reproduce करेगा to haploid hyphae, मतलब क्या, गैमीट की बात कर रहे हैं। हाइफे मतलब बेसिकली वो गैमीट ही है। ठीक है, हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। अभी हाइफे क्या है, उसका सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। तो अभी हाइफे जो है आपका जो बॉडी होती है, ठीक है, अगर वो हैप्लॉइड नेचर की लेके आ जाएंगे, मतलब वो हैप्लॉइड हाइफे का क्या मतलब बता रहा है ये, कि वो क्या है, गैमीट है। ठीक है, वो क्या है, गैमीट है। किसकी बात कर रहा है, गैमीट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या लेके आने हैं, दो हैप्लॉइड हाइफे लेके आने हैं, जिसका मतलब क्या है, गैमीट्स। अब वो फंजाई के जो गैमीट्स है, जब वो कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के रहेंगे, मतलब वहां पे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जिससे पता चलता है कि ये कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के हैं। ठीक है, तो दो हैप्लॉइड जब आप कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के लेके आओगे, ठीक है, दे कम टुगेदर, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, दे कम टुगेदर एंड फ्यूज। अब वो फ्यूजन होगा उनका इन सम फंजाई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, जब आप दो गैमीट लेके आओगे तो वो फ्यूज होके क्या बना देगा, एक डिप्लॉइड सेल बना देगा, जिसको हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो हमने ये सुना है कि दो हैप्लॉइड मिक्स होकर एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, और जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाइगोट ही बन रहा है। ठीक है, हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, ठीक है, एक अलग केस आपको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स। ठीक है, अब ये डाइकैरियोटिक स्टेज कैसा रहता है, n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। अभी देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू, यहां पे समझाती हूं। देखो यहां पर, यहां देखो, अब देखो यहाँ पे आपके पास में दो हैप्लॉइड सेल है। कैसे नेचर के है ये, हैप्लॉइड नेचर के है। अब इसको आपने क्या करना है, फ्यूजन करना है। तो ये फ्यूज होना शुरू हो रहे हैं इस तरीके से, दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म्स ओपन हुए, वहां पे फ्यूजन शुरू हुआ, प्रोटोप्लाज्म मिल गया। अब ये न्यूक्लियस अभी भी दो है। अब यहाँ पर आके है ना, ये तो पूरा फ्यूज हो जाता है, एक बड़ा सेल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर दो न्यूक्लियाई बच जाते हैं। तो ऐसे वाले स्टेज को हम नाम देते हैं डाइकैरियन स्टेज। क्या नाम देंगे, ऐसे स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, डाइकैरियन स्टेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका डाइकैरियन। कैरियन का क्या मतलब है, न्यूक्लियाई, डाई का मतलब है 2। ऐसे स्टेज को हम क्या नाम देंगे, डाइकैरियन स्टेज नाम देंगे। ये स्टेज कैसा रहता है, यहाँ पर n+n, इसका क्रोमोसोम नंबर कैसे लिखोगे आप, 2n प्रेजेंट है, फिर भी आप इसको 2n नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग न्यूक्लियाई जो है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, वो अभी भी फ्यूज नहीं हुए, वो अलग अलग प्रेजेंट है, सेपरेट है वो। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेटेड है, भले से वो एक ही सेल में प्रेजेंट है लेकिन वो अलग अलग है। तो इसका क्रोमोसोम नंबर आप कैसे लिखोगे, n+n लिखोगे। समझ में आया इसका रीजन। ठीक है, तो ये वाले स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, डाइकैरियन स्टेज नाम देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर in other fungi that is ascomycetes or basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage that is 2 nuclei per cell, ठीक है, that is n+n occurs. Such a condition is called as the dikaryon and the phase is called as dikaryophase of fungus. ऐसे phase को हम क्या नाम देंगे, dikaryophase
फेज, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। अभी जो पेरेंटल न्यूक्लियाई दोनों थे वो आगे जाके फ्यूज हो जाएंगे। अभी इसके आगे वही स्टेप होगा जो हो रहा था, लेकिन दूसरे, जैसे यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का बारे में बताया है, तो बाकी के दो आपके पास में क्या बचते हैं, फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज, तो उनमें क्या होगा, डाइकैरियन स्टेज नहीं दिखाई देगा। तो किस में दिखाई देगा डाइकैरियन स्टेज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। अब ये स्टेज आ जाएगा यहाँ पर, इसके आगे क्या होगा, वही फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, और यहाँ पे एक सिंगल सेल ये बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्म हो गया, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। अब ये सेल कैसा बन गया, डिप्लॉइड। तो अभी इसका आप क्रोमोसोम नंबर क्या लिख सकते हो, लिख के बताओ, 2n लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग आंसर मेरे साथ में देते हो, जब मैं आपको पूछती हूँ तब आप अपने आप में तो आंसर देते होगे ना, तो इस तरीके से आप लोग चेक करो कि आप लोग के आंसर्स राइट आ रहे हैं या रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। देयर इज नोबडी टू चेक इफ यू आर करेक्टिंग योर मिस्टेक्स और नॉट। आपको खुद ही ये चीज का ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। द फंजाई जो है, ठीक है, later parental nuclei fuse and cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs. अभी जो fungi है ये क्या फॉर्म करेगा, fruiting bodies। अब इसके अंदर क्या होगा, reduction division होगा, leading to formation of haploid spores। अब ये वाला जो स्टेज आ गया, ठीक है, ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड हो गया, ये वाला सेल जो मैंने बताया यहाँ पे, ये डिप्लॉइड नेचर का हो गया। अब इसके अंदर ये जो है ये ग्रो होगा माइटोसिस से और ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, ठीक है। ये आगे जाके क्या होगा, देखो बहुत सारा ये डिवाइड होगा, बहुत सारे माइटोसिस करेगा और ये बन जाएगी उसकी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब ये देखो, ये हाइफे था, मैंने ऊपर जब समझाया था तभी बताया था, ये हाइफे है समझो, ठीक है। इसके ऊपर ये डिवाइड हो के फ्रूटिंग बॉडीज बना। फ्रूटिंग बॉडीज किससे बना, जो जाइगोट्स निकले थे उससे, ठीक है। जाइगोट जो बना था उससे ये फ्रूटिंग बॉडी बना। अब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आपने क्या करना है, रिप्रोडक्शन करवाना है, स्पोर्स बनाने। तो ये आपने माइटोसिस कर लिया बहुत सारा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, अब वापस से मियोसिस होगा। इसके अंदर मियोसिस करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं, ठीक है। जाइगोट जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा है, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडीज से आगे आप लोग को क्या मिलते हैं, स्पोर्स मिलते हैं। तो स्पोर्स कैसे मिलेंगे, बेसिकली मियोसिस से। मियोसिस किस में होगा, फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी कैसे बन रही है, बिकॉज ऑफ दी माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस किसका हो रहा है, जाइगोट का। अब जाइगोट कैसे बन रहा है, बिकॉज ऑफ द टू गैमीट्स, ठीक है। नाउ फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन occurs leading to formation of haploid spores. Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for division of kingdom into various classes. अब इसके हम बहुत सारे क्लासेस पढ़ रहे हैं आगे, ये किंगडम में आगे और बहुत सारे क्लासेस है, 4 क्लासेस ये हमको चैप्टर में पढ़ने हैं, कवर करने हैं। तो ये बेसिकली डिवाइड क्यों किया जा रहा है, तो कुछ क्राइटेरिया है। कहीं पर किसी का माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, मतलब कि उसका जो अपीयरेंस है, जो शेप है, जो उसके अंदर के जो अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस है, वो डिफर करता है, ठीक है। इसलिए मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे फॉर्म हो रहा है, असेक्सुअल है या सेक्सुअल है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है, या फिर ये सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है, या फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है, सिर्फ असेक्सुअल करता है। तो ऐसे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। तो अब ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास में क्या आ रहा है, फाइकोमाइसिटीज। क्या आ रहा है, फाइकोमाइसिटीज। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट्स। अब जो भी पॉइंट मैं बोल रही हूं उसको आप लोग को सिर्फ लॉक करते जाना है, दिमाग में, अपने दिमाग में लॉक करते जाना है, उसको सिर्फ इमेजिन करते जाओ। फाइकोमाइसिटीज एक क्लास है अंडर द किंगडम फंजाई, ठीक है। सबसे पहला क्लास है, ठीक है। इसको जो है आपका हैबिटाट के बारे में सबसे पहले लाइन में बात किया गया है, जो कि एक्वाटिक हैबिटाट्स बोला गया है। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो मैं इसका मतलब आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। एक्वाटिक हैबिटाट्स मतलब जहाँ पे वाटर हो, मॉइस्चर हो, ऐसे हैबिटाट्स में मिलता है वो। और 2 नाम इसके सामने आ रहे हैं अभी, जो कि पहला आता है डिकेइंग वुड। तो ये कैसा हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, डिकम्पोजिंग का काम कर रहा है, डेड मटेरियल पे फीड कर रहा है, ठीक है। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है,
कि ये पैरासिटिक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया, एक तो सेप्रोफाइटिक होगा या तो पैरासाइटिक होगा। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला है तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैरासिटिक होंगे बेटा। ऑब्लिगेट पैरासाइट के मतलब ये है कि अगर प्लांट्स में वो मिल रहे हैं या फिर कई कई बीमारी भी, डिजीज कॉसिंग भी होते हैं ये प्लांट्स में, तो ये वहां पे टोटली पैरासिटिक नेचर के होंगे। वो वाली कंडीशन में ये टोटली पैरासिटिक नेचर के होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लिविंग मैटर पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, द माइसीलियम इज असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का क्या मतलब बताया था मैंने? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो सिनोसाइटिक क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। ठीक है, तो ये सिनोसाइटिक होता है। असेप्टेड मतलब नो सेपरेशन, नो क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो असेप्टेड है, सिनोसाइटिक है। अब माइसीलियम क्या होता है? जो कलेक्शन ऑफ हाइफे, जो एक पूरी ह्यूज बॉडी फॉर्म करता है, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। इनके माइसीलियम कैसे होते हैं? असेप्टेड होते हैं और सिनोसाइटिक। अब ये चीज मैं आप लोग को ट्रिक बता रही हूँ, या फिर ये ट्रिक हैवी नहीं, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर असेप्टेड है तो सिनोसाइटिक होगे ही, क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं है तो वो सारे न्यूक्लियस फ्यूज एक ही जैसे एक ही हाइफे में लगेंगे, जबकि वो डिफरेंट हाइफेज में है। लेकिन क्योंकि वहां पे क्रॉस वॉल्स नहीं है, इसीलिए जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज्ड नहीं, एक ही सेल, एक ही हाइफे के लगते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स और बाय प्लानोस्पोर्स। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाय ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स मैंने आप लोग को ऊपर बताया था, वो मोटाइल होते हैं, मोटाइल नेचर के होते हैं, मतलब उनके पास में क्या होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखो फ्लैजेला प्रेजेंट। ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट इन ज़ूस्पोर्स। अब प्लानोस्पोर्स कैसे होंगे? नॉन मोटाइल, मतलब वहां पे फ्लैजेला क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। अब ये दो वर्ड आपके लिए थोड़े नए होंगे, मैंने एंडोजिनसली भी बताया था शायद। ठीक है, एंडोजिनसली और स्पोरेंजियम, ये दो वर्ड आप लोग के लिए नए होंगे। चलो इसको एक्सप्लेन करती हूं मैं। ठीक है, एंडोजिनसली का मतलब बताती हूं मैं यहाँ पे। एंडोजिनसली क्या होगा? देखो ये एक कवरिंग है, देखो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी है समझो। ठीक है, और इसके ऊपर एक कवरिंग बन रहा है जिसको हमने नाम दिया है स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम क्या होता है? एक कवरिंग होती है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्पोरेंजियम हो जाएगा। लेट मी राइट इट मोर क्लियरली। ये बन गया क्या? स्पोरेंजियम। अब ये आपकी कवरिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है स्पोर्स बन रहे हैं, ये क्या है? स्पोर्स है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या नाम देंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? स्पोरेंजियोस्पोर्स नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कवरिंग समझ में आया, ये कवरिंग वाला पार्ट, और अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, और क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं इसलिए हम उसको एंडोजिनसली बोलते हैं। और ये स्पोरेंजियम क्या है? कवरिंग है। स्पोरेंजियम क्या होता है? कवरिंग होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब देखो जैसे एनिमल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि आगे जो बेबी बनाना है, यंग वंस बनाना है, उसके लिए सबसे पहला उसका जो शुरुआत का स्टेज है, जो बिगिनिंग स्टेज है, वो किससे स्टार्ट होता है? जाइगोट से होता है। तो जाइगोट आगे जाके क्या बना रहा है? वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है। अब वैसे ही यहाँ पर आपको पूरा स्पोर बनाना है, तो उसके जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है उसको आप क्या नाम दोगे? जाइगोस्पोर नाम दोगे। तो जाइगोस्पोर कैसे नाम पड़ा ये आपको समझा। अभी ज़ूस्पोर और जाइगोस्पोर में
कंफ्यूज नहीं होना, ज़ूस्पोर जो है वो आपका गैमीट का पार्ट है, ठीक है, वो गैमीट है, ठीक है। और जो जाइगोस्पोर है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट से बन रहा है। जाइगोस्पोर को आप जाइगोट से याद रखो, ठीक है, जाइगोट जिसमें आ रहा है मतलब वो जाइगोट वाला पार्ट है, वो स्पोर बनने का इनिशियल स्टेज है, इसलिए उसको हम जाइगोस्पोर नाम देते हैं। इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और डिसिमिलर, ठीक है। अब ये सिमिलर भी हो सकता है जिसको हम नाम देते हैं आइसोगैमस। अभी गैमस का मतलब क्या, फ्यूजन नहीं समझना, गैमस का मतलब यहाँ पर होता है गैमीट्स, ठीक है। आइसोगैमस, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, तो ये सेम, और गैमस का मतलब होता है गैमीट्स, ठीक है। तो ये आइसोगैमस, ये वर्ड समझा। एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, मतलब जो ब्रेड में हमको दिखाई देते हैं ना, जो फंगस बन जाते हैं, वो कोई नहीं होता बल्कि राइजोपस होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। एल्ब्यूगो, ठीक है, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड लीव्स, जो मैंने आपको बताया था, सरसों का साग, सरसों की पत्तियां, ये जो होता है ना, इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कौन करता है, एल्ब्यूगो करता है, ठीक है। ये कौन सा फंगस है, एल्ब्यूगो, ठीक है। ये पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। फाइकोमाइसिटीज, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फाइकोमाइसिटीज का। ये सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, ये सैप्रोफाइटिक पैरासिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, डिकेइंग वुड वगैरह पे मिलेंगे, और पैरासिटिक मतलब क्या, ये जो है पैरासिटिक नेचर, अटैक ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये वैसे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में माइसीलियम इनका असेप्टेड है, असेप्टेड है मतलब सिनोसाइटिक भी होगा। दूसरी चीज हमारे पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ ज़ूस्पोर्स एंड अप्लानोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो है मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल, अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। एक्सोजिनसली वर्ड नहीं यूज किया गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन आएगा फाइकोमाइसिटी, स्पोर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम endogenously, ठीक है। हाउ आर द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम, दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। और दूसरी चीज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous, ठीक है। Then some common examples are mucor, rhizopus and albugo, ये examples उसके याद रखने। नेक्स्ट शुरू हो जाता है हमारा एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट किससे शुरू कर रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज से, ठीक है। शुरू करते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। अब इसके बाजू में आप लोग ऐसे लिख दो, ठीक है। इसका नाम क्या है, सैक फंजाई नाम है, ठीक है। ये विजिबल है, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, सैक फंजाई। इसको क्या बोलते हैं हम, सैक फंजाई। अब देखो यहाँ पर द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। इसको हम फटाफट क्लियर करेंगे। एक एक पॉइंट मैं जो बोलती जा रही हूँ उसको आप लोग याद करते जाओ, सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। या तो ये मल्टी सेलुलर होगा या तो ये यूनिसेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर में एक नाम याद कर लो, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम किसको बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, याद करते जाओ, ठीक है। यूनिसेलुलर रहेगा तो यूनिसेलुलर सिर्फ एक ही है पूरे फंजाई किंगडम में, जो मैंने आई थिंक वीडियो शुरू होने से मैंने 5 मरतबा तो कम से कम 10 मरतबा मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ईस्ट 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 ये क्या है, आपका एक यूनिसेलुलर फंजाई है, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, एस्कोमाइसिटीज में मिल रहा है। पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक हमने पढ़ा वो कहाँ मिल रहा है, एस्कोमाइसिटीज। तो दो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो एस्कोमाइसिटीज में कवर होते हैं वो होते हैं क्या, पेनिसिलियम और ईस्ट, ठीक है। ईस्ट हो गया। सैक्रोमाइसिस इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। दे आर सैप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, डीकेइंग वुड वगैरह पे मिलेंगे। डीकम्पोजर्स
पैरासिटिस मतलब क्या, आपको जो इंसेक्ट वगैरह को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर रहा है, जो फॉलन लीव है, जो मतलब टूटी हुई पत्तियां है उसको डिकम्पोज कर रहा है। पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कॉप्रोफाइलस भी हो सकते हैं। ये वर्ड्स को आप लोग को बिल्कुल याद करने की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको याद करो, क्योंकि ये आगे बहुत जगह पूरी बायोलॉजी में बहुत जगह यूज होंगे ये वर्ड। तो आप लोग को ऐसे कंफ्यूज होते नहीं बैठना है कि कॉप्रोफाइलस क्या, सेप्रोफाइटिक क्या, पैरासिटिक क्या, नहीं। देखो सेप्रोफाइटिक जो मैंने बताया, डिकम्पोजर्स भी मैंने बता दिया। पैरासिटिक अभी वो लिविंग मैटर पे क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, वो पैरासिटिक हो गए। लिविंग मैटर जैसे कि कोई लिविंग इंसेक्ट को डिजीज कॉज कर रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो मेनली इस पे होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं, पैरासिटिक, ठीक है। और कॉप्रोफाइलस का मतलब है दे ग्रो ऑन डंग, मतलब जो वेस्ट मैटर निकल रहा है, फीकल मैटर निकल रहा है, उस पे भी ये क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, उस पे भी फीड करते हैं, ठीक है। तो माइसीलियम कैसा होगा इनका, माइसीलियम ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा क्या, नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा ये, ठीक है। ब्रांच्ड है मतलब ये जो इनका जो माइसीलियम बना, ये बहुत सारे हाइफे से बना है, राइट। ये इनका हाइफे है, इनन्यूमरेबल हाइफे से ये पूरा माइसीलियम बना है। ये पूरा क्या है, माइसीलियम है। तो यहाँ पे जो है सेप्टेट है, सेप्टेट मतलब सेपरेशंस प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपने अपने सेल में लिमिटेड है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड। ब्रांच्ड का मतलब कि ये इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही है, माइसीलियम की ब्रांचेस निकल रही है, इस तरीके से ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये ब्रांचेस निकल रही है और ये सेप्टेट होता जा रहा है, यहाँ पर फिर ब्रांचेस निकल रही है और ये क्या होता जा रहा है, सेप्टेट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रांच्ड नेचर हो गया और इन सब के पास में अपना अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रांच्ड इज सेप्टेट, जस्ट अ सेकेंड, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, ठीक है। द सेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। अभी हमने असेक्सुअल स्पोर्स कितने पढ़े थे, जू स्पोर्स, कोनिडिया और क्या आता है, ABO है, और स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया और जू स्पोर्स, ठीक है। तो कोनिडिया किस में आ रहा है, असेक्सुअल स्पोर्स में आ रहा है। तो इस तरीके से याद रखो, कोनिडिया आपको अगर पढ़ना है, कोनिडिया किस में आ जाएगा, असेक्सुअल स्पोर्स। प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम व्हिच इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स। अभी कोनिडियोफोर्स क्या है, एक माइसीलियम होता है जिसके ऊपर एक्सोजिनसली मतलब ऑन द आउटर सरफेस कोनिडिया ग्रो होते हैं। कोनिडिया क्या है, असेक्सुअल स्पोर है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन देन दे प्रोड्यूस व्हाट, माइसीलियम। ये हो गया असेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। अभी मैंने सेक्सुअल स्पोर्स को याद किया था कैसे, सेक्सुअल स्पोर्स में आपके पास आएगा ABC नहीं O, ठीक है, A, B और O, जैसे कि oospores और ascospores और basidiospores, ये सारे क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स है। एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। अब एक्सोजीनसली क्या प्रोड्यूस हो रहा था और क्यों प्रोड्यूस हो रहा था, एक्सोजीनसली जो है असेक्सुअल स्पोर था, ठीक है। एक्सोजीनसली जो प्रोड्यूस हो रहा था वो असेक्सुअल स्पोर था। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एस्कोमाइसिटीज के बारे में। और जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो स्पोर्स का क्या नाम रहता है, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, एस्कोस्पोर्स मतलब एस्कोमाइसिटीज से रिलेटेड, ठीक है। इन सैक लाइक एस्काई, ठीक है, क्योंकि ये सैक के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत ही डोमिनेंट नेचर का होता है, बहुत ही इवॉल्व्ड हो गया है, तो वो अच्छा फ्रंट में आता है, वो सबसे ऊपर होता है, वो लीड करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जो भी स्पोर्स वगैरह के नाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स यूज हो रहे हैं उसके हिसाब से नाम देते हैं। तो एस्कोस्पोर्स रिलेटेड टू एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है। और दूसरी चीज क्या, क्योंकि ये सैक फंजाई इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये सैक के अंदर अपने सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म कर रहा है एंडोजीनियसली, ठीक है। These asci are arranged in different types of fruiting bodies और इसको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स। अब आप लोग को ये वर्ड तो पता ही होना चाहिए, कार्प्स का क्या मतलब होता है। कार्प्स का मतलब होता है फ्रूट, कार्प्स का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। ठीक है, तो एस्कोकार्प्स मतलब रिलेटेड टू द
जिसके अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एस्कोस्पोर किसमें प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज विच आर कॉल्ड एज एस्कोकार्प्स, ठीक है। और जो सैक है उसको हम क्या नाम देते हैं, एस्काई या फिर एस्कस, ठीक है, क्या नाम देंगे, एस्काई या फिर एस्कस। नेक्स्ट आ जाता है इसके एग्जांपल्स, एस्परगिलस, ठीक है, एस्परगिलस आ रहा है, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा आ रहा है। न्यूरोस्पोरा क्या है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा का आगे आप यूज पढ़ोगे, वो जेनेटिक्स में या तो फिर शायद लास्ट का जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। मेनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, मतलब ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हाईली एडिबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन भी मिलता है हमको, ठीक है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स दे आर एडिबल। अभी मॉरल्स एंड ट्रफल्स बिलोंग टू विच क्लास, इट बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। तीन बहुत ही फेमस एग्जांपल जो आप लोग को एस्कोमाइसिटीज में याद रखने हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। ये स्टेटमेंट तो आपको याद हो जाना चाहिए, आई थिंक कि नीट के पेपर में भी आया है। और आप लोग को दूसरी चीज याद रखनी है क्या, पेनिसिलियम याद रखना है, ठीक है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स याद रखने हैं, और पेनिसिलियम याद रखना है, और ईस्ट याद रखना है। ये तीनों ही एग्जाम्पल्स बहुत फेमस और बहुत कॉमन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो पेनिसिलियम क्या है, एक एंटीबायोटिक की तरह यूज होता है, और ईस्ट क्या है, जो कि एक डो में उसके एयर फ्यूज करने के काम आता है। और ईस्ट जो है एक बहुत ज्यादा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस, और ये किसमें काम आता है, ब्रेड और बियर बनाने में, ठीक है। द सैप्रोफाइटिक होते हैं, कैप्रोफाइलस होते हैं, ये सारे वर्ड्स याद हो जाने चाहिए फ्रॉम द क्लास एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। इसके जो असेक्सुअल स्पोर्स है वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, मतलब आउटसाइड द स्पोरेंजियम, और इसके स्पोरेंजियम को हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो है क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा दो बहुत ही मिलते जुलते एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा का यूज कहाँ पर आता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में आता है, ठीक है। एस्परगिलस भी इसी को बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, ऑल राइट। अब नेक्स्ट शुरू करेंगे हम बेसिडियोमाइसिटीज से, ठीक है। तो दिस इज बेसिडियोमाइसिटीज, लेट मी मार्क इट विथ दिस, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज। अब इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, बेसिडियोमाइसिटीज का एक बहुत ही फ्रेम आप याद कर लो इस तरीके से, इसको आपको इसकी इमेज याद रखनी है कि बेसिडियोमाइसिटीज मतलब मशरूम्स का फैमिली, ठीक है। मशरूम्स की कैटेगरी पूरी की पूरी बेसिडियोमाइसिटीज में इंक्लूडेड होती है। तो वी हैव मशरूम्स, वी हैव टोडस्टूल्स, ठीक है, और अपने पास में पफ बॉल्स है, ठीक है। ये तीन बहुत ही मेजर एग्जाम्पल्स इसके अंदर के हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये तीन बहुत ही मेजर एग्जाम्पल्स इसके अंदर के हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी है जो बहुत ही इजी है याद करने के लिए, ठीक है। मशरूम याद रखना है, पफ बॉल्स और टोडस्टूल्स, ये तीन चीज़ें याद रखनी है जो कि किस में इंक्लूडेड है, बेसिडियोमाइसिटीज में इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। शुरू करते हैं फिर। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एक और एक एग्जाम्पल है जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई कुछ नहीं है, पफ बॉल्स के जैसा ही उसको दूसरा नाम दिया जाता है, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। अब जो इसके अंदर मैं बता रही हूँ, अब नाउ यू हैव टू डिटेक्ट एंड यू हैव टू आंसर योर सेल्फ के ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, सॉइल में वो ग्रो होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, दे ग्रो ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, मतलब कि कैसे होंगे, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो हो रहे हैं, लॉग्स पे ग्रो हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, अगर डिपेंड करता है ट्री स्टम्प्स जो है वो डेड हो चुका है या वो कोई लिविंग ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिविंग ट्री पे अगर वो ग्रो होंगे तो दे विल बी कैटेगराइज्ड एज पैरासाइट्स, और अगर वो लॉग्स पे ग्रो हो रहे हैं, लॉग्स मतलब कि लकड़ियां, नॉर्मल लकड़ियां, ठीक है, तो इस पे अगर ग्रो हो रहे हैं तो दे आर नथिंग बट सैप्रोफाइट्स, ठीक है।
प्लांट बॉडी हैज पैरासाइट्स। अभी पैरासाइट्स के एग्जाम्पल कौन कौन है? रस्ट एंड स्मट्स। अब मैं आगे आप लोग को ये सब समझाऊंगी। रस्ट और स्मट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस में लगते हैं रस्ट और किस में लगते हैं स्मट। ये रस्ट और स्मट जो है इसके फंजाई को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया है कि स्मट्स जो लग रहे हैं वो कौन कौन लगा रहा है? ये फंजाई लगा रहा है, उस्टिलागो। और जो पुसीनिया है वो रस्ट करता है। किस में रस्ट करता है? वीट रस्ट जो हमने पढ़ा, ठीक है। वीट में डिस्ट्रक्शन कर रहा है, रस्टिंग कर रहा है, वो वाले फंजाई का नाम क्या है? पुसीनिया, ठीक है। रस्ट फंगस, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम रस्ट फंगस। अभी आगे पढ़ते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। अब इनके माइसीलियम कैसे होंगे? देखो, पहली बात तो ब्रांच्ड होंगे, मतलब कि ये एक माइसीलियम पूरा बन गया, मतलब ये डिफरेंट बहुत सारे छोटे छोटे हाईफेज से बना हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये एक सिंगल ऐसा नहीं बनता जाएगा, ये ब्रांच्ड होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी और हाईफेज होंगे इसमें, और ये वापस से और ब्रांच्ड होगा। तो ये ऐसे ये ब्रांचिंग हो रही है, और ये जो हाईफेज बन रहे हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे क्या? अब ये भी आप लोग को अंदाजा लगाना है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसे है? सेप्टेड है। ये कैसे होंगे? सेप्टेड होंगे, ठीक है। और क्या होंगे? ये ब्रांच्ड होंगे। तो अगर ब्रांच्ड होंगे और सेप्टेड होंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं है। तो हो गया आप लोग के लिए सिलेबस कम, ठीक है। ऐसे ही इसको आप लोग को चीज़ों को पहचानने आना चाहिए कि देखो अभी हमारे पास में एक्सेप्शंस दिए हुए, तो उसको याद करो ताकि बाकी के दो कैटेगरी आप लोग को और अच्छे से याद हो जाए। तो जो चीज़ें एब्सेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ऐसे ही बोल के भूल नहीं जाने का कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, वो नहीं पढ़ना है। फिर आप लोग को बाद में क्वेश्चन आएगा बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल प्रेजेंट है या नहीं, then you will get confused। क्यों? क्योंकि आप लोग ने याद नहीं किया वो चीज। वो सिर्फ आप लोग ने देखा एक बार, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो बस दैट्स इट। नहीं, आप लोग को ये याद रखना है कि इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ठीक है, नॉट फाउंड। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमको मिलता है, मतलब इसके सोमैटिक सेल्स या फिर वेजिटेटिव पार्ट्स में से रिप्रोडक्शन होता है, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास में क्या दिया है? Fragmentation. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. ओके, तो यहाँ पर जो है कोई जाइगोट बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग स्पोर्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है गैमीट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या? सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, लेकिन प्लाज्मोगैमी किसमें होगा? सोमैटिक सेल्स में होगा, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। सेम सोमैटिक सेल्स में अगर वो होगा तो फिर क्या वो सही रिप्रोडक्शन कहलाएगा? नहीं, अलग अलग जीनोटाइप्स में हो रहा है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लाज्मोगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। इट इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। ये याद रखो। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज अ डायकैरियोटिक। डायकैरियोटिक का क्या मतलब है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। अब ये वापस से फ्यूज हो जाएंगे, कैरियोगैमी भी होगा, और क्या बन जाएगा? वो बेसिडियम बन जाएगा, ठीक है। बेसिडियम जिसके ऊपर अभी स्पोर्स आने वाले हैं। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग व्हाट? 4 बेसिडियोस्पोर्स। अब इसके अंदर कैरियोगैमी हो रहा है, ठीक है, और उसके आगे क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। हमको मियोसिस कब देखने को मिलेगा? आफ्टर वी हैव डन द प्लाज्मोगैमी एंड द कैरियोगैमी इन द सोमैटिक सेल्स। ये याद रखो, ठीक है। कोई गैमीड्स का इंक्लूजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बेसिडियम बन रहा है, जिससे आगे मियोसिस से बेसिडियोस्पोर्स बन रहे। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है। तो कैसे प्रोड्यूस होंगे वो? एक्सोजीनसली। मैंने बता चुकी हूँ, लाइक 10 टाइम्स मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंडोजीनस क्या होता है, एक्सोजीनस क्या होता है, एंडोजीनसली किस में देखा जा रहा है, एक्सोजीनसली किस में देखा जा रहा है। यू जस्ट हैव टू नाउ रिमेंबर इट। द बेसिडिया
द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प्स। अब मैंने बताया था आपको कार्प्स का मतलब फ्रूट्स होता है, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। तो बेसिडियो, अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो उसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प्स बोलेंगे। एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं तो उसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प्स बोलेंगे, ठीक है। सम कॉमन मेंबर्स आर अगैरिकस। अगैरिकस का क्या मतलब है? मशरूम। कॉमन नेम उसका मशरूम है, जिसका साइंटिफिक नेम हम क्या याद करते हैं? अगैरिकस। अगैरिकस की पिक्चर दी हुई है पीछे, यस दी हुई है, देखो यहाँ पर। Which one is agaricus? Yes, right. This is agaricus. ठीक है। सबसे पहला हमारे पास में क्या था? म्यूकर, फिर था एस्परगिलस, ठीक है। फिर अपने पास में थर्ड अगैरिकस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है इसके। मशरूम हो गया, उस्टिलागो मैंने बताया स्मट है, और पुसीनिया वीट रस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है ड्यूटीरियोमाइसिटीज। ड्यूटीरियोमाइसिटीज, ठीक है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। जो चीज़ें आप लोग के लिए इजी है याद करने को, उसको आप लोग इग्नोर मत करो। इसके बाजू में लिख दो इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर ड्यूटीरोमाइसिटीज अगर आप नोट्स बनाते हो नोटबुक में तो ड्यूटीरोमाइसिटीज लिखो और ऐसे स्लैश डाल के इम्परफेक्ट फंजाई लिख दो। तो अगर आप लोग के दिमाग में ड्यूटीरोमाइसिटीज आएगा तो उसके साथ में इम्परफेक्ट फंजाई भी आ जाएगा, और इम्परफेक्ट फंजाई आएगा तो उसके आगे क्यों इम्परफेक्ट फंजाई है वो रीजन अभी हम पढ़ेंगे, वो भी अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से लिंकेजेस कर करके आप लोग को चीजें याद करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। Commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known। अभी इसके अंदर हमारे पास में सेक्सुअल स्टेजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। क्या हमको मिल रहा है इसके अंदर? असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस, मतलब फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड, जब इसके सेक्सुअल फॉर्म्स भी डिस्कवर हो गए, दे वर मूव्ड इनटू द क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। मतलब के कुछ ऐसे फंजाई थे जो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करते थे, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग, फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करते थे। तो हमने क्या किया, जब हमको मिले वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई, और हमें लगा कि इसके सेक्सुअल फॉर्म नहीं हमको पता है, तो हमने उसको ड्यूटीरोमाइसिटीज में डाल दिया। लेकिन जब उसके हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, उसके स्टेजेस के बारे में पता चल गया, तो हमने क्या किया, उसको उसके रिलेटेड के कैटेगरी में उसको डाल दिया। और अभी इसके अंदर कौन से ड्यूटीरोमाइसिटीज में कौन से मिलेंगे? जिसके सेक्सुअल फॉर्म्स नहीं मालूम है, जिन जिन फंजाई के हमको मिलते गए उस कैटेगरी के हिसाब से उसमें हमने उसको डाल दिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, ठीक है, एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटीरियोमाइसिटीज, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर नेम एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास। अब इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे पास में समझो एक फंजाई है, कोई भी एक फंजाई है, ठीक है। अगर हम उसकी वेजिटेटिव और असेक्सुअल फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं तो हमको वो ड्यूटीरियोमाइसिटीज का लगता है, तो हम उसे उस तरीके से नाम देते हैं। और उसको हम जब असेक्सुअल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे उस पर्टिकुलर फंजाई के, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये किस में कैटेगराइज्ड है? ड्यूटीरियोमाइसिटीज में कैटेगराइज्ड है। लेकिन जब उसके हम सेक्सुअल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तब हम उसके कौन से कैटेगरी में डालेंगे? दूसरी कैटेगरी में, जिसमें सेक्सुअल फॉर्म प्रेजेंट है। कौन सी कैटेगरी है बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटीरोमाइसिटीज। जब हमको उसके लिंकेजेस समझ में आए कि देखो ये वही फंजाई है जो ड्यूटीरोमाइसिटीज में है और ये वही फंजाई है जिसको हम दूसरे कैटेगरी में भी डाल रहे हैं, तब हमने उसके लिंकेजेस पता किए, वी आइडेंटिफाइड कि ये एक ही फंजाई है, तब उस हिसाब से हमने उसको फाइनली ड्यूटीरोमाइसिटीज से टोटली हटा दिया, ठीक है। वंस perfect set stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes, ठीक है। तो हमको अगर इसके सेक्सुअल स्टेजेस पता चलते हैं तो या तो हम उसको एस्को में डालते हैं या तो बेसिडियो में डालेंगे, ठीक है। द ड्यूटीरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, ठीक है। असेक्सुअल स्पोर्स इसके कौन से आ जाएंगे? कोनिडिया आ जाएगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट है इसमें? कोनिडिया प्रेजेंट रहेगा। क्या मिलेगा? कोनिडिया। असेक्सुअल बाय,
ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको क्या चीज़ से मिल रहा है, कोनिडिया के थ्रू मिल रहा है। कौन से स्पोर्स बन रहे हैं, कोनिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। द माइसीलियम इज सेप्टेट, ठीक है, इनका भी माइसीलियम सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, मतलब सेम है जैसा हमने मशरूम का बताया, ठीक है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर्स ऑफ लिटर, ठीक है। अभी हमारे पास में जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी लिटर होता है, ठीक है, जो फीकल मैटर निकल के आता है, दे ऑल्सो हेल्प इन व्हाट, मिनरल साइक्लिंग। तो ये सारे फीकल मैटर और ये सारी चीज़ों को जो है डीकम्पोज करना है, मतलब उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में जो लेके जाने का प्रोसेस होता है, उसमें जो फंगस लगते हैं, जो फंजाई लगते हैं, वो सारे किसको बिलोंग करते होंगे, ड्यूटीरोमाइसिटीज को, ठीक है। तो ये बहुत इसका यूनिक पॉइंट निकल के आ रहा है कि ये कैसे है, डीकम्पोजर्स है और ये कहाँ यूज होते हैं, लिटर को डीकम्पोज करने में यूज होते हैं। अब तक आपने कहीं सुना था ये वर्ड? हाँ मैम, फाइकोमाइसिटीज में सुना था या एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में सुना था। डीकम्पोजर्स मतलब डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर, ठीक है। लिटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सब चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए कौन काम आ रहा है, ड्यूटीरोमाइसिटीज, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर ऑल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये वर्ड को देके घबराओ मत, 3-4 बार 10 बार दिन में पढ़ोगे तो इसको याद हो जाएगा, ठीक है, ये याद हो जाएंगे आपको। ऑल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ठीक है, ये पार्ट्स कवर हो गए हमारे सारे, सब समझ आ गया है आई होप, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटे, ठीक है। तो ये किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया आई शुड कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अभी के वीडियो में वी विल एंड दिस हियर और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे, देखो हमें सबसे पहले कवर करना है किंगडम प्लांटे। अब किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसलिए हमको यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे और इसकी हर एक लाइन को समझेंगे, ठीक है। पूरा प्लांटे और पूरा एनिमेलिया आपके पास में पढ़ा है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले पैराग्राफ्स को आप भूल जाओ, इसको भी करना है और चैप्टर्स को भी करना है, ठीक है। और वो हम लास्ट पार्ट में करेंगे और ये लास्ट पार्ट में ही वी विल ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट दी वायरसेस वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, ठीक है। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकन्स। लाइकन्स बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल गेट टू नो सो मच अबाउट दीज, ठीक है, इन द लास्ट पार्ट जिसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।